हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हो कृपया कर उसे कंप्लीट करके पार्ट 2 को देखें, जिससे बेहतर समझ बनेगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 हमने जो ख़त्म किया था आपका, हमने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का संघर्ष के ऊपर था। आप वो वीडियो देख करके ही आगे बढ़ें। आज हम पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक आध पॉइंट बताता हूँ, वो पॉइंट ज़रा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखते हैं जब फ्रांसीसी फ्रांसीसी ये आपकी क्या बोलते हैं बस्ती थी, फ्रांसीसी बस्ती थी भारत के अंदर। ठीक है, दो प्रकार की दो बस्तियां रही हैं। एक की थी पुर्तगाली बस्ती। ठीक है, ये दो बस्तियां रही हैं भारत में। ये बस्तियां गई हैं, ये गई है आपकी 1 नवंबर 1954 को। ठीक है, ये 1 नवंबर 1954 को इन्होंने रेफरेंडम के द्वारा, रेफरेंडम मतलब बोलते हैं जनमत संग्रह, क्या बोलते हैं हम, जनमत संग्रह के आधार पर भारत का हिस्सा बना। क्या, भारत का हिस्सा सब बना। ठीक है ना, भारत का ये हिस्सा बना था, जनमत संग्रह के आधार पर बना था भारत का हिस्सा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका, ये नेगोशिएटिंग सेटलमेंट था। कैसा सेटलमेंट था ये? नेगोशिएटिंग था, आपस में बातचीत करके। ठीक है, बातचीत करके उसके बाद में सेटलमेंट किया गया था, जिसमें रेफरेंडम किया गया था। बात क्या याद रखेंगे, रेफरेंडम किया गया था। ठीक है ना। अब जो पुर्तगाली बस्तियां थी, इसके लिए 17 से 19 दिसंबर, ये डेट याद रखेंगे, 17 से 19 दिसंबर को, 17 से 19 दिसंबर। ठीक है, ये है ऑपरेशन विजय। क्या, ऑपरेशन विजय। ठीक है, इस विजय के जरिए, ऑपरेशन विजय के जरिए, ठीक है, पुर्तगाली बस्तियों को भारत का हिस्सा बनाया था। क्या, भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है कि जो फ्रांसीसी बस्ती थी 1 नवंबर 1954 को जनमत संग्रह के आधार पर, या फिर नेगोशिएटिंग सेटलमेंट था। कैसा था ये? नेगोशिएटिंग सेटलमेंट के आधार पर जनमत संग्रह हुआ, और उसके आधार पर यह भारत का हिस्सा बना। और जो पुर्तगाली बस्तियां थी, 17 से 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिससे यह भारत का हिस्सा बन पाया था। ये दो पॉइंट लिखवाने मेरे को बहुत ज़रूरी थे। अब हम बात करते हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ठीक है, इसको देखेंगे अब हम लोग। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बंगाल के क्रम में आते हैं मुर्शीद कुली खां का नाम आएगा सबसे पहले। ठीक है ना, ये एक स्वतंत्र शासक था। क्या था, कैसा शासक था ये स्वतंत्र शासक था। ठीक है, स्वतंत्र शासक था, लेकिन स्वतंत्र शासक होने के बावजूद भी ये मुगलों को राजस्व समय समय पर भेजा करता था। क्या, मुगलों को राजस्व भेजा करता था। ठीक है ना, ये भी पॉइंट लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, ये समझने के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जनरली कोई स्वतंत्र शासक अगर बन जाता है तो वो जिसके अधीन होता है वो उसको कोई भी चीज़ देता नहीं है फिर। ठीक है ना, ये स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी मुगलों का दबाव इतना था कि ये मुगलों का राजस्व समय समय पर भेजा करता था। ठीक है ना, इसका याद रखेंगे हम लोग। क्या, पहले कब से कब तक इसने शासन किया था? 1713 से लेकर के 1727 तक इसका शासनकाल रहा था। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। ठीक है ना, इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट काम में आता है राजधानी परिवर्तन। क्या, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी परिवर्तन। ठीक है ना, बंगाल की राजधानी कहाँ ले आता है ये? बंगाल की राजधानी बताएंगे जरा। बंगाल की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? सबसे पहले थी ढाका। कहाँ थी? ढाका से मुर्शिदाबाद लाता है। क्या,
मुर्शिदाबाद, ठीक है, लाता है। ठीक है ना, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर के आता है। यानी कि राजधानी परिवर्तन करने के क्रम में एक ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा मीर कासिम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मीर कासिम के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, इसके एक आध मुख्य फैसले थे। इसने एक इजारेदारी प्रथा स्टार्ट करी थी। कौन सी? एक प्रथा की शुरुआत करी थी। क्या नाम है उस प्रथा का? इजारेदारी प्रथा है। ठीक है ना, ये इजारेदारी प्रथा चालू करी थी इसने। एक ये पॉइंट याद रखेंगे। इसने एक ऋण चालू किया था, ऋण भी था इसके समय में, इसको बोलते हैं तकाबी ऋण। कौन सा ऋण? तकाबी ऋण। ये किस प्रकार का ऋण था इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। ये अग्रिम कृषि ऋण था। कैसा था? अग्रिम कृषि ऋण था ये। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ये एक अग्रिम कृषि ऋण था, तकाबी ऋण। ठीक है ना, दो चीज़ें चालू करी थी। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है। कौन आएगा? सुजाउद्दीन आएगा। ठीक है ना, अगला बंगाल का नवाब बनता है सुजाउद्दीन। हेडिंग डालेंगे सुजाउद्दीन। ठीक है, सबसे पहला इसका हम क्या याद रखेंगे? समय, टाइमलाइन याद रखेंगे। 1727 से 1739 तक कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य इसके हुए नहीं हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है सरफराज खान। कौन आएगा? सरफराज खान। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके समय में एक घटना घटी है, बताऊंगा अभी क्या हुआ है। सरफराज खान, इसका शासनकाल याद रखेंगे कब से कब है? 1727 से लेकर के 1739 तक इसका शासनकाल रहता है। इसके समय में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पड़ेगा। युद्ध का नाम है गिरिया का युद्ध। क्या है? युद्ध होता है गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरिया का युद्ध। ठीक है, गिरिया का युद्ध होता है इसके समय पे। और युद्ध कब होता है? 1740 में युद्ध होता है। ठीक है, 1740 में युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है गिरिया का युद्ध? जरा ये भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक तरफ रहता है सरफराज, दूसरी तरफ रहता है अलवर्दी खान। कौन? अलवर्दी खान। ठीक है, इसमें सरफराज हार जाता है और अलवर्दी खान जीत जाता है और बंगाल का अगला नवाब यही व्यक्ति बनता है। बात समझ में आया ना? तो अलवर्दी खां बनेगा अगला नवाब। कौन बनेगा ये? अगला नवाब बनेगा अलवर्दी खां। इसके बाद याद आएगा अलवर्दी खां की, अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां के बारे में जानेंगे हम लोग। टाइमलाइन क्या है? इसके शासन का टाइमलाइन है 1740 से लेकर के 1756 तक। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिएगा और इसको लिखिएगा। ठीक है ना, लिख करके इसको याद करना है। और ये सारा का सारा जो है आपको एक जगह पर मिल जाएगा। आपको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा। और एक तरह से जैसे कोचिंग क्लासेस में हम पढ़ते हैं, ये वही स्टाइल है। आप लोगों के लिए परफेक्ट नोट्स का काम करेगा ये। ठीक है, जिस व्यक्ति को रिवीजन करना है, रिवीजन के पर्पज़ से भी बहुत बेहतरीन है। आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आएगा भी तो यहीं से भी आएगा। हम लोग एक बार ख़त्म कर लेंगे इसको, तो फिर मैं आपको एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। पहले हम कोई एक बुक प्रेफर कर रखा हूँ मैं। पहले मैं उस बुक से ये नोट्स तैयार करके आप लोगों को मैं पढ़ा करके कंटेंट कंप्लीट करूँगा इसका। उसके बाद में मैं क्या काम करूँगा? उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए हम लोग चलेंगे एक एक करके। ठीक है, वो भी अभी 3 से 4 महीने लगेंगे उसमें। सबसे पहले हमें सिलेबस निपटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जीएस की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम अलवर्दी खां की। ठीक है, अलवर्दी खां के बारे में देखते हैं। 1740 से 1756 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, ये व्यक्ति भी स्वतंत्र शासक था। तीसरे सबसे इसके महत्वपूर्ण कामों में आता है, ये मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है। मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। ठीक है ना, थोड़ी मात्राओं में मेरे दिक्कत होती है, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है ना, अब इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि मुगलों को राजस्व देना कंप्लीटली बंद कर देता है। और इसके समय में बंगाल जो है आपका, बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगता है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि
बंगाल भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में बना था? तो अलवर्दी खां के शासनकाल में बना था। ठीक है, फिर इसका उत्तराधिकारी अलवर्दी खां का आएगा, जिसने सबसे बड़ी घटना घटी थी बंगाल में इसके समय पे। इसका उत्तराधिकारी कौन आया? इसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका दामाद था खुद का। कौन था? इसका दामाद। क्या नाम था दामाद का भाई? सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ठीक है, अगर किसी भी भाई को अगर लग रहा हो कि बहुत स्लो है तो 1.5 की स्पीड पे देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, 1.5 की स्पीड पे देखेंगे तो आपको रिवीजन पर्पस से बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जिसको लिखना है वो नॉर्मल वीडियो को देखे। ठीक है ना, नॉर्मली आप लोग को देखना है इसे। ठीक है, सिराजुद्दौला आ गया तुम्हारा। सिराजुद्दौला का सबसे पहले हम याद करते हैं शासनकाल कब से कब तक रहा। 1756 से 1757 तक इसका शासनकाल रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है ना, इसके समय में एक युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध के पीछे का कारण बताता हूँ पहले मैं। इसके समय में एक घटना घटी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं हम? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना घटी थी। कब घटी थी? घटना की डेट याद कर लें, 20 जून 1756 को ये घटना घटी है। ठीक है ना, और इस जो कहानी के रचयिता हैं, ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो घटी हुई थी, इसके एक रचयिता व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही थी। ठीक है ना, स्पष्टीकरण दिया था कि ये जो व्यक्ति जिसके शासनकाल में हुआ था वो सिराजुद्दौला ही था। कौन था? जेड हॉलवेल। कौन है? इसके रचयिता याद रखेंगे, रचयिता हैं इसके जेड हॉलवेल। क्या नाम है इनका? जेड हॉलवेल। ठीक है, जेड हॉलवेल इसके रचयिता हैं। आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, और ये घटना घटी कब? 20 जून 1756 को घटी। ठीक है, इसमें किया क्या था इसने? 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया। किसमें? कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है ना, और जिसमें से कितने बचे थे? 23 ही जिंदा बच पाए थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो हमने देखा अलवर्दी खां का, देखा तो हमने शासनकाल 1740 से 56 था। ठीक है ना, इसके समय में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ये मुगलों को राजस्व देना कंप्लीटली बंद कर देता है। जो बंगाल का सबसे पहला स्वतंत्र शासक था उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। वो स्वतंत्र होने के बावजूद भी मुगलों को राजस्व भेजा करता था। आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे। मुगलों को राजस्व बंद कब हुआ है? तो अलवर्दी खां के शासनकाल में हुआ। अगला इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद आता है सिराजुद्दौला। 1756-57 तक इसका डेट टाइमलाइन याद रखेंगे। इसके समय में ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना घटी है। उसका समय क्या है? 20 जून 1756 को। जिसके रचयिता कौन है? जेड हॉलवेल है। ठीक है, इसमें 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया था इसने, जिसमें से 23 ही जिंदा व्यक्ति बच पाए थे। ठीक है, अब इस चीज़ से अंग्रेज नाखुश हो गए और उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध का नाम था, क्या नाम होगा इस युद्ध का? प्लासी का युद्ध। किसका? प्लासी का युद्ध। ठीक है, इस घटना को घटने के बाद में ही हुआ था ये प्लासी का युद्ध। रीजन था प्लासी के युद्ध होने का कारण, सबसे बड़ी घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी रीजन था। ठीक है ना, इसके डेट का याद रखेंगे, 1756 से 1757 की डेट याद रख लेंगे। ये इसके डेट है। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ था तुम्हारा प्लासी का युद्ध? ठीक है, इसकी एक्चुअल में डेट ये है आपकी 23 जून 1757 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 23 जून 1757। कितना लिखेंगे? 23 जून 1757 को। किस किस के बीच में? एक तरफ रहेंगे क्लाइव। कौन रहेंगे? क्लाइव। और दूसरे तरफ रहेंगे सिराजुद्दौला। क्या रहेंगे? सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है और ये इसमें जीत जाता है। अब बात करते हैं सिराजुद्दौला को इसमें धोखा दिया था किसने? इसमें दो व्यक्ति रहेंगे, एक तो रहेंगे इसके पक्ष में और एक रहेंगे विपक्ष में। ठीक है, इसको धोखा किसने दिया था? तो धोखा याद रखेंगे, धोखा दिया था मीर जाफ़र ने। किसने? मीर जाफ़र ने इसको धोखा दिया था। ठीक है, और इसके वफादार कौन रहे थे? वफादार भी रहेगा व्यक्ति एक, वफादार दो व्यक्ति थे, एक मोहनलाल और एक मीर मदन। क्या नाम है इसका? मीर मदन। यह युद्ध भूमि में मारा गया था लड़ते हुए। क्या?
ये युद्ध भूमि में ही मारा गया था, युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है ना, मीर मदान लड़ते हुए युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगला बंगाल का नवाब बन जाता है जिसने धोखा दिया था। किसको धोखा दिया? सिराजुद्दौला को, मीर जाफ़र। कौन बनता है अगला नवाब? मीर जाफ़र। ठीक है, तो मीर जाफ़र आ जाता है तुम्हारा, अगला नवाब बनेगा हमारा बंगाल का नवाब मीर जाफ़र। अब पढ़ेंगे मीर जाफ़र के बारे में, देखते हैं, हेडिंग डालेंगे मीर जाफ़र, मीर जाफ़र। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास है नहीं, बस एक फेमस था, ये धोखाधड़ी के करने के कारण ही ये फेमस था। अगला नवाब बनता है ये, लेकिन ये अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब होता है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब होगा, 3 साल तक शासन करेगा, उसके बाद इसको हटा करके मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है ना, तो मीर जाफ़र का रहता है, टाइमलाइन याद रखेंगे, 1760 से लेकर के 1763 तक का इसका शासनकाल रहता है। फिर इसके क्रम के बाद में आता है मीर कासिम। किसका नाम याद रखेंगे? मीर कासिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीर कासिम के समय में एक युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध देखेंगे अभी आप लोग। ठीक है, मीर कासिम की टाइमलाइन याद रखेंगे, 1760 से लेकर के, ये 1757 से 60 था, सॉरी, ये 1757 से 1760 तक की टाइमलाइन मीर जाफ़र की है। 1760 से लेकर के 1763 तक का शासनकाल मीर कासिम का चलता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, किस लिए? राजधानी परिवर्तन के मामले में। राजधानी परिवर्तन किसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, इसने राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है ना, राजधानी परिवर्तन क्या किया था? तुम्हारा बंगाल की राजधानी के 3 क्रम बनेंगे, तीनों अभी मैं लिखूंगा। ठीक है ना, बंगाल की राजधानी सबसे पहले बताएंगे कहाँ थी राजधानी, कमेंट में जरा बताएंगे। बंगाल की राजधानी सबसे पहले होगी, आज जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका के बाद कहाँ आई राजधानी? मुर्शिदाबाद। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। उसके बाद राजधानी कहाँ गई? उसके बाद याद रखेंगे कहाँ गई? मुंगेर। मुंगेर जो कि बिहार में है ये। ठीक है, मुंगेर को हम बोलते हैं मुदगलपुर। क्या बोलते हैं हम? मुदगलपुर भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है ना, तो ये भी याद रखेंगे, मुदगलपुर के भी नाम से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद आपको पता है कौन लाया था? मुर्शिद कुली खान लाया था, है ना। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान लाया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था, कौन लाया था? मीर कासिम। कौन लाया था? मीर कासिम। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि बंगाल के नवाबों में 2 ही नवाब ऐसे थे जिन्होंने राजधानी को परिवर्तन किया था। एक था आपका तुम्हारा मुर्शिद कुली खां और दूसरा व्यक्ति था मीर कासिम। ठीक है, इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है वरना नॉइस आने लग जाती है फ़ैन की भी। ठीक है, अब इसके समय में एक युद्ध हुआ, कौन सा हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध के बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बक्सर का युद्ध में अच्छे से पढ़ा चुका था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में हुआ था। 2 पक्षों में युद्ध होगा, एक रहेगी एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ रहेंगे बंगाल और दूसरा रहेगा तुम्हारा अवध का भी नवाब रहेगा इसमें शामिल, और रहेगा तुम्हारा ये मुग़ल शासक। कौन? मुग़ल भी रहेंगे यहाँ। ठीक है, तीनों जगह की सेनाएं लड़ रही थी, बंगाल, अवध और मुग़ल, ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया के खिलाफ, और ईस्ट इंडिया कंपनी इससे जीत जाती है और ये तीनों के तीनों एक साथ हार जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन रहेगा? हेक्टर मुनरो का नाम याद रखेंगे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये जीत जाता है। अब बंगाल का नवाब कौन रहेगा बताएंगे जरा? मीर कासिम। कौन? मीर कासिम, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और अवध का नवाब कौन रहेगा? सुजाउद्दौला। कौन? सुजाउद्दौला। ठीक है, और तुम्हारा मुग़ल कौन रहेगा? तुम्हारा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये एक बार और पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, ये सारे मिलकर के हार जाते हैं और ये युद्ध, बक्सर का युद्ध, जीत जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला, ये हो गया बंगाल ख़त्म हमारा। ठीक है, अब देखेंगे अंग्रेज़ और मैसूर के क्या संबंध थे। ये धीरे धीरे जहाँ पर जो मतलब ग्रेटेस्ट पावर वाले जो लोग थे, जैसे बंगाल हो गया, पहले उन लोगों ने मुग़लों को हराया,
उसके बाद धीरे धीरे बंगाल को कब्जे में लिया, उसके बाद ये मैसूर में भी कब्जे में लेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें पता है मराठा पे भी युद्ध करेंगे, मराठाओं के साथ भी इनका युद्ध होता है। ऐसे धीरे धीरे कर करके इन्होंने सारे देश को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अंग्रेज और मैसूर का क्या संबंध रहा। अंग्रेज और मैसूर के संबंध, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अंग्रेज और मैसूर के संबंध। अब हम पहले बात करते हैं मैसूर के बारे में, देखते हैं मैसूर का संस्थापक कौन था, जरा बता सकते हैं। मैसूर का एक शासक बना था 1761 में, उस शासक का नाम याद रखेंगे, हैदर अली। कौन है? हैदर अली, ठीक है। ये भी स्वतंत्र शासक था। इसकी ये जो व्यक्ति था, इसकी मृत्यु हो जाती है, कब होगी मृत्यु जरा बताएंगे? दूसरे सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है ना। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान में इनकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की, ठीक है। और कब होती है? 1782 में। कब? 1782 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे, ठीक है। ये हैदर अली खत्म हो गया, फिर इसका उत्तराधिकारी आएगा, इसका उत्तराधिकारी बनेगा उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान बहुत ही फेमस राजा था, उसके बारे में देखते हैं हम जरा। टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे हम। टीपू सुल्तान एक बहुत फेमस राजा था। इसकी राजधानी देखेंगे अभी हम, इसे क्या कहा जाता था, इसने क्या क्या काम किए वो सब देखेंगे। और युद्ध भी लड़े इसने, आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा है इसने तुम्हारा, ठीक है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान में ये मारा भी गया था, ठीक है। सबसे पहले इसे हम देखेंगे, इसे शेरे मैसूर के नाम से जानते हैं। किसे? शेरे मैसूर के नाम से इस व्यक्ति को जाना जाता था, ठीक है ना। ये मैसूर अपने आप को मैसूर का शेर कहा करता था तुम्हारा, ठीक है। ये जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। किसका? जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, ठीक है ना। जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी बना था। तीसरा क्या है? इसको बादशाह की उपाधि प्राप्त थी, एक उपाधि मिली हुई थी इसे, ठीक है। इसने अपने आप को एक उपाधि से नवाजा था। कौन सी उपाधि थी? बादशाह की उपाधि से अपने आप को इसने नवाजा था तुम्हारा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी बताएंगे क्या थी इसकी? राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। इसके झंडे पर शेर का निशान था। किसका? झंडे पर शेर का निशान। किसका? शेर का चिन्ह, ठीक है। इसके राजसी झंडे पर जो है ना शेर का चिन्ह था तुम्हारा। इसकी मृत्यु कब होती है? तुम्हारी मृत्यु भी लिखेंगे। मृत्यु हो जाती है 4th आंग्ल मैसूर युद्ध, 4th आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब होता है ये युद्ध? 1799 में होता है। ये भी डेट याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। एक बार रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। मैसूर का स्वतंत्र शासक कौन था? हैदर अली था, जिसकी मृत्यु हो जाती है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, 1782 में मृत्यु हो जाती है। हैदर अली का बेटा आता है, उसका नाम उत्तराधिकारी रहता है, नाम बोलते हैं उसका टीपू सुल्तान नाम था उसका। ये अपने आप को शेरे मैसूर कहा करता था, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। इसकी मृत्यु भी हो जाती है 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान में इसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी, उसको उपाधि मिली थी एक बादशाह की, और इसके झंडे पर शेर का चिन्ह था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, देखेंगे। आंग्ल, हेडिंग डालेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं आप। तो 4 युद्ध होंगे इसके अंदर। कितने युद्ध होंगे? 4 युद्ध होंगे। चारों के चारों नाम लिख लेंगे, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे चौथा
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ठीक है। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे। इनका डेट लिखेंगे, ये होगा 1767 से 1769 तक ये युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। ये लड़ा जाएगा 1780 से 1784 तक ये लड़ा जाएगा, 4 साल, ठीक है। ये होगा 1790 से 1792 तक, 2 साल ये युद्ध चलेगा। 1790 से 1792 तक 2 साल ये युद्ध चलता है। और चौथा युद्ध होता है 1799 में, यही टीपू सुल्तान मारा जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। अब तीनों की संधियाँ पढ़ेंगे, लेकिन संधि पढ़ने से पहले हम लोग अब देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन गवर्नर जनरल थे तुम्हारे, ठीक है ना। यहाँ कोई गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर जनरल कोई नहीं है। यहाँ गवर्नर जनरल था, यहाँ भी गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। ये दोनों युद्ध में देखेंगे, ठीक। इसमें कौन था तुम्हारा, इसमें भी गवर्नर जनरल होगा। इसमें था तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंगस। कौन है? वॉरेन हेस्टिंगस, ठीक है ना। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का जो गवर्नर जनरल अंग्रेजों की तरफ से था, कौन था? वॉरेन हेस्टिंगस था, ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल था, कौन था? कॉर्नवालिस। क्या याद रखेंगे? कॉर्नवालिस, नाम याद रखेंगे, कॉर्नवालिस, ठीक है। जी का मतलब गवर्नर जनरल लिखा है मैंने, ठीक है ना, कॉर्नवालिस। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में था लॉर्ड वेलजली। कौन था? लॉर्ड वेलजली। चारों नाम याद रख लेंगे, तीनों नाम याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वॉरेन हेस्टिंगस, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में तुम्हारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में था तुम्हारा लॉर्ड वेलजली, ठीक है। ये जो पहला युद्ध विराम होता है मद्रास की संधि से। कौन सी युद्ध विराम हुआ? मद्रास की संधि। यहाँ संधि देखेंगे आप सब पे, ठीक है। संधि कौन सी होगी? मद्रास की संधि। यार राइटिंग बड़ी गंदी होती जा रही है। मद्रास की संधि कब होगी? मद्रास की संधि 1769 में, ठीक है ना। दूसरा आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें हुआ था मंगलोर की संधि। कौन सी? मंगलोर की संधि। ये बात याद रखेंगे, मंगलोर की संधि से यह भी युद्ध हो गया आपका विराम। कब? 1784 में। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है ना। इस युद्ध से इस संधि से ये भी युद्ध विराम हो जाता है। कब? 1792 में, ठीक है। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में तुम्हारा कौन? टीपू मारा जाता है। इसमें क्या? टीपू जो है तुम्हारा मारा गया, ठीक है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो जाती है और ये मारा जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ कोई संधि नहीं है। अगर टीपू जिंदा होता तो ये संधि भी होती, ठीक है ना। और इस प्रकार से अंग्रेजों का मैसूर पर भी कब्जा हो जाता है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो मैसूर युद्ध जो हुआ था ना तुम्हारा, ये आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन थे पार्टिसिपेटर? कौन कौन थे? जरा इनके बारे में जरा ध्यान देंगे। एक तरफ थे सिर्फ तुम्हारे कौन? मैसूर थी। ये मैसूर मतलब इतना शक्तिशाली बन गया था कि ये जो मराठों के नाक में इन्होंने दम कर दिया था, ठीक है। मराठा हैदराबाद के निज़ाम भी इससे परेशान थे, क्योंकि इसका दबदबा जो है बड़ी तेज़ी से दक्कन में बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस युद्ध को लड़ने के लिए अपने ही देशों में फूट डालो और राज करो वाला सिस्टम बनाया। अंग्रेज़ों ने मराठाओं और हैदराबाद के साथ मिल करके मैसूर को हराया है। आप ये बात भी याद रखेंगे। तो इस युद्ध में एक तरफ रहेगा मैसूर और दूसरी तरफ कौन कौन थे? एक तरफ थे मराठा, ठीक है, प्लस हैदराबाद, और कौन होगा तुम्हारा? अंग्रेज प्लस अंग्रेज। ये तीनों के तीनों मिल करके अकेले मैसूर के साथ लड़ रहे थे। लेकिन टीपू एक बहुत महान शासक बना। इसने इन सभी का डट करके सामना किया है, ठीक है। और जो युद्ध भले हार गया, लेकिन अंग्रेज़ों का फिर मैसूर पर इसी प्रकार से आधिपत्य जम जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक डालिएगा, सिख और अंग्रेज, ठीक है ना। अब मराठा के, अब इसके बाद हो गया हमारा, अब सिख और अंग्रेज का देखते हैं क्या रहेगा। सिख और अंग्रेज, ठीक है। सिख और अंग्रेजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम सिख के बारे में देखते हैं।
सिख जो थे तुम्हारे, सिख संप्रदाय, ये कैसा, सिख संप्रदाय की बात करते हैं हम पहले। सिख संप्रदाय, ठीक है। सिख संप्रदाय का संस्थापक कौन था जरा बताएंगे आप? गुरु नानक देव थे। कौन थे संस्थापक? संस्थापक थे गुरु नानक देव, ठीक है, ये संस्थापक थे इनके, ठीक है। ये गुरु नानक देव के जो अनुयायी थे, कौन थे? अनुयायी। अनुयायी को क्या कहा जाता था जरा बताएंगे? सिख कहा जाता था। क्या? सिख कहा जाता था। गुरु नानक देव के अनुयायियों को ही सिख कहा जाता था, ठीक है ना। इनके अनुयायी सिख कहलाते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के बारे में। डालेंगे हेडिंग, पहले सिख गुरु, ठीक है। पहले सिख गुरु कौन थे जरा बताएंगे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे, पहला पॉइंट, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था तुम्हारा 15 अप्रैल 1469 को हुआ था जन्म, ठीक है। दिन कौन सा था? कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था हमारे गुरु नानक देव जी का। कहाँ हुआ था तुम्हारा जन्म? हुआ था तुम्हारा तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी। तलवंडी कहाँ पर है तुम्हारा? ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना, पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम क्या था जरा बताएंगे? इनके पिता कौन थे? कमेंट में जरा बताएंगे इनका पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था कल्याण चंद मेहता कालू, ठीक है ना। इनके फादर का नाम था। और माता कौन थी इनकी? माता का नाम था तृप्ति देवी। क्या नाम था? तृप्ति देवी इनकी माता थी। और तीसरा नाम क्या आप तीसरी चीज़ क्या याद रखेंगे? हो गया, आप इसका लिखेंगे। हाँ, अब हमारे जो सिख गुरु इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु भी जरा लिख लेंगे। मृत्यु जो होगी इनकी 1538 में करतारपुर में। कहाँ? करतारपुर में, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये भारत और पाकिस्तान को संबंध अच्छे रखने के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था, क्योंकि हमारे जो पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जो मृत्यु हुई थी करतारपुर में ही हुई थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक दूसरे को सीमा साझा करके भारतीयों को वहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर के जरिए करतारपुर जाते, वहाँ पर आपका पूजा आराधना करते गुरु नानक देव जी की, ठीक है। इसके लिए बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जाया जा सकता था। ये भारत और पाकिस्तान की पहल थी, ठीक है ना। तो करतारपुर है कहाँ पर याद रखेंगे? ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। इनके कुछ कार्य होंगे, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। गुरु नानक देव के कार्य डालेंगे। गुरु नानक देव के कार्य देखेंगे क्या होंगे। सबसे पहला कार्य में आएगा इनका, ठीक है, गुरु का लंगर व्यवस्था शुरू किया था इन्होंने। लंगर व्यवस्था शुरू किया, ठीक है। और एक व्यक्ति ने गुरु का लंगर व्यवस्था को स्थायी भी बनाया था, जो आज भी हमारा लंगर व्यवस्था जो चलता है वो उसी समय से चलता है, ठीक है ना। और इसने संगत और पंगत इन दोनों की स्थापना भी करी थी इन्होंने, ठीक है ना। संगत और पंगत की स्थापना भी करी थी। संगत क्या बोलते हैं हम? धर्मशाला को बोलते हैं, धर्मशाला को बोलते हैं संगत। और पंगत क्या होता है तुम्हारा? लंगर को बोलते हैं हम लोग, पंगत, ठीक है ना। गुरु का लंगर व्यवस्था शुरू किया, संगत बनाया इन्होंने और पंगत भी बनाया, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट मैंने भूल गया हूँ, इनको आध्यात्मिक जीवन भी मिला था। क्या? गुरु को आध्यात्मिक जीवन, अध्यात्म कब प्राप्त हुआ था? अध्यात्म प्राप्त कब हुआ था जरा बताएंगे आप लोग? 1496 में। कहाँ पर? सुल्तानपुर लोधी पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में इनको अध्यात्म जीवन का प्राप्त हुआ था तुम्हारा। आध्यात्मिक बने थे। कौन सी नदी के किनारे? वही नदी है, एक एग्जाम में आया हुआ था, वही नदी के किनारे, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, कौन सी नदी के किनारे?
वही नदी के किनारे इनको आध्यात्मिक जीवन का पुनराभास हुआ था। सुल्तानपुर लोधी जगह थी 1496 में। ठीक है ना। अब ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। मैं वही सोच रहा था, कुछ मैं भूल गया हूँ लिखना। चलिए, वो कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं सिखों के दूसरे गुरु। कौन से गुरु? सिखों के दूसरे गुरु। जरा बताएंगे सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? नाम बताएंगे जरा उनका। गुरु अंगद। क्या? गुरु अंगद। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका टाइमलाइन देखेंगे, पहले कब से कब तक था, इनके फिर कार्य देखेंगे। इनका था तुम्हारा टाइमलाइन 1539 से 1552 तक इनका पीरियड रहा था। ये सिखों के दूसरे गुरु बने थे। इसी व्यक्ति ने लंगर व्यवस्था स्थायी बनाया था। क्या? स्थायी बनाया। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। ठीक है ना। इनका एक महत्वपूर्ण काम में आता है, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ भी इन्होंने किया था। किसका? गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। ठीक है ना। गुरुमुखी लिपि का भी इन्होंने प्रारंभ किया था तुम्हारे। अब आते हैं इनके बाद कौन आएंगे? तीसरे गुरु। सिखों के तीसरे गुरु। हेडिंग डालेंगे सिखों के तीसरे गुरु। कौन होंगे सिखों के तीसरे गुरु? जरा बताएंगे। अमरदास। कौन थे? अमरदास। ठीक है ना। सिखों के तीसरे गुरु हैं अमरदास। शासनकाल याद रखेंगे 1552 से लेकर के 1574 तक का इनका शासनकाल रहता है। यानी कि सिखों के तीसरे गुरु रहते हैं तुम्हारे। इन्होंने एक विवाह पद्धति शुरू करी। कौन सी विवाह पद्धति शुरू करी? नाम बताएंगे, क्या नाम है उसका? लवन नाम है। क्या है? लवन। ये हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति थी। ठीक है ना। इस व्यक्ति से अकबर जो है ना, अकबर गोविंद वाल जाकर के भेंट किए थे। जाकर मुलाकात किए। ठीक है ना। इनकी बेटी का नाम था, क्या थी? बेटी भी थी एक इनकी बेटी का नाम था बीबी भानी। क्या? बीबी भानी को जो है ना अकबर ने कई गांव दान दिए हैं। कई गांव दान दिए। अकबर काफ़ी उदार था शासक। ठीक है ना। ये व्यक्ति काफ़ी सही था। मुगलों में देखा जाए अकबर के बाद ही पतन चालू हो जाता है मुगलों का। ठीक है ना। अकबर ने जो है ना कई गांव इनको दान में दिए थे तुम्हारे, जिसमें आप लोगों को पता है हरमंदिर साहिब भी बनेगा। ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना भी होगी, वो भी उनका भी क्रम देखेंगे अभी। ठीक है। चलिए, अमरदास का सबसे एक इम्पोर्टेंट काम था, 22 गद्दियों की स्थापना करी थी। 22 गद्दियों की स्थापना की। ठीक है ना। 22 गद्दियों की इसने स्थापना करी थी। ठीक है। और सब पे एक एक महंत को भी नियुक्त किया था तुम्हारा। अब जो आएगा अमरदास के बाद में सिखों के चौथे गुरु। कौन से? सिखों के चौथे गुरु। हेडिंग डालेंगे सिखों के चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु। ठीक है। सिखों के चौथे गुरु कौन होंगे जरा बताएंगे? ठीक है, बताएंगे। रामदास। कौन है ये? रामदास। ये रामदास बताएंगे कौन है? ये बीबी भानी के पति हैं। कौन है? बीबी भानी के पति हैं। ठीक है। ये बीबी भानी के पति हैं रामदास। ठीक है ना। रामदास हैं। इनका टाइमलाइन याद रखेंगे 1574 से 1581 तक इनका शासनकाल रहता है। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है ना। अब मैंने बताया था बीबी भानी को अकबर ने जो 500 कई गांव जो दान दिए थे, उसमें जो है ना तुम्हारा रामदास को द्वारा अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन जो दान दी गई थी। किसको? बीबी भानी को। किसको? बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान दी थी। ठीक है ना। तो वहाँ पर भी जो 500 बीघा जमीन दी गई थी, यहाँ पर क्या करेंगे ये काम?
यहाँ पर अमृतसर जलाशय बना है। क्या? अमृतसर जलाशय बना, ठीक है ना। अमृतसर जलाशय बना है। अमृतसर जलाशय ऐसे था, मान लीजिए अमृतसर जलाशय है, अब बीच में होगा हरमंदर साहिब, इसको बोलेंगे हम हरमंदर साहिब, हरमंदर साहिब। यहाँ है हरमिंदर साहिब, ठीक है ना। और ये अमृतसर जलाशय है, ये अमृतसर जलाशय, ये अमृतसर जलाशय है, अमृतसर जलाशय है। जरा एक पॉइंट याद रखेंगे, हरमंदर साहिब को ही हम लोग स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पंजाब का स्वर्ण मंदिर बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से यहाँ जाते हैं लोग, ठीक है ना। पूरे सोने से बना हुआ है, जो बीच में, जो पानी के बीच में जो हरमंदर साहिब बना है वो पूरा सोने से बनाया गया है, ठीक है। और इस व्यक्ति का नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना करी थी, स्थापना किया। ये हरमंदर साहिब पता है कौन बनवाते हैं? ये नहीं बनवाते हैं, रामदास नहीं बनवाते, हरमंदर साहिब कोई और बनवाएगा, ठीक है ना। बस रामदास ने काम क्या किया था, अमृतसर जलाशय खुदवाया, जो बीबी भानी को 500 बीघा जमीन मिली थी। लेकिन हरमंदर साहिब बनवाने वाले अगले जो सिख गुरु आएंगे उन्होंने किया था, ठीक है ना। रामदास ने एक और काम किया था, गुरुपद पैतृक बनाया। क्या? पैतृक बनाया था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, इन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया था तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं सिखों के अगले गुरु कौन बनेंगे। सिखों के जरा बताएंगे, ये कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे। अब हम बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु। कौन से? सिखों के पांचवें गुरु, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सिखों के 5वें गुरु, बताएंगे कौन होंगे, जरा बताएंगे। रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन। कौन होंगे? रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने पैतृक बना दिया ना गुरु के पद को। अब पिता से जो मिलेगा पद पुत्र को, वो पैतृक पद हो गया। तो इनका पैतृक पद में आए थे अर्जुन, जो कि गुरु के इनके तीसरे बेटे थे, जो कि हमारे सिखों के 5वें गुरु बने हैं तुम्हारे, ठीक है ना। अब बात याद रखेंगे अर्जुन ने क्या क्या किया। पहले टाइमलाइन लिखेंगे अर्जुन का, 1581 से लेकर के 1606 तक, ठीक है ना। इसी व्यक्ति ने हरमंदर साहिब बनवाया। क्या? हरमंदर साहिब बनवाया, ठीक है ना। हरमंदर साहिब बनवाया, जो अमृतसर जलाशय के बीच में था। ये बनवाने वाले कौन थे? अर्जुन थे। यहाँ भी लिख लीजिएगा, अर्जुन थे, ठीक है ना। बनवाने वाले हरमंदर साहिब इन्होंने बनवाया था, ठीक है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, आदि ग्रंथ की रचना करी थी। आदि ग्रंथ की रचना की, ये भी बात याद रखेंगे, आदि ग्रंथ की रचना की। इस आदि ग्रंथ में ना 3 व्यक्तियों के रचनाओं का संकलन है। इसमें संकलन किस किस का है? संकलन देखेंगे, संकलन में 3 व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं संकलन से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से थे जरा बताएंगे? कबीर, नामदेव और रैदास, ठीक है ना। संकलन है इनकी रचना में, कबीर, नामदेव और रैदास की रचना का भी संकलन इसकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1606 में। किसमें? 1606 में, ठीक है ना। इन्होंने 1606 में मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु होगी? खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया। देख रहे हैं, अब पहला व्यक्ति सिखों का है जिसकी हत्या हुई है। अब अर्जुन की हत्या होने के बाद अब सिख भी जो है ना सैन्य संगठन का रूप पकड़ेगा। अब धीरे धीरे अब ये लोग अब दमन करने की कोशिश करेंगे कि अब मुगलों को कैसे दमन किया जाए। ये खुसरो कौन था? खुसरो जहांगीर का पुत्र था। ये कौन था? ये जहांगीर का पुत्र है। बात समझ में आया ना? ये जहांगीर का पुत्र था खुसरो। जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। अब जो सिखों का जो अगला गुरु आएगा वो व्यक्ति सिख संप्रदाय है इसको सैन्य संगठन का रूप देगा, अकाल तख्त की घोषणा करेगा, ठीक है। अमृतसर शहर की किलाबंदी करेगा। इसीलिए अगला हम डालेंगे हेडिंग गुरु अर्जुन के बाद में आएंगे गुरु हरगोविंद सिंह, डालेंगे सिखों के 6ठे गुरु।
सिखों के छठे गुरु कौन है, जरा बताएंगे। मैं नाम बताया था अभी, हरगोविंद सिंह। कौन है? गोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु हैं। ठीक है ना। इनका टाइमलाइन याद रखेंगे। सबसे पहले टाइमलाइन कब से कब तक रहता है इनका? 1606 से 1645 तक इनका टाइमलाइन रहता है। ठीक है ना। 1606 से लेकर 1645 तक ये गद्दी पर अपने विराजमान थे। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? अकाल तख्त का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है ना। अकाल तख्त का इन्होंने निर्माण किया, सबसे पहला काम में आएगा। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? तुम्हारा सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि इनकी हत्या, गुरु अर्जुन की हत्या के बाद में सिख भी समझ गए कि हमारे पास अपनी खुद की सेना भी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने तीसरे काम में आता है क्या? अमृतसर की किलाबंदी की, ताकि कोई घुसपैठ ना हो जाए। ठीक है ना। अमृतसर शहर की किलाबंदी भी इन्होंने करवा दी। अब आएंगे सिखों के कौन से गुरु? 7वें गुरु। डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सिखों के 7वें गुरु। सिखों के 7वें गुरु कौन होंगे, जरा बताएंगे। सिखों के 7वें गुरु, हेडिंग डालेंगे सिखों के 7वें गुरु। ठीक है। कौन होंगे तुम्हारे? हर राय। कौन होंगे? हर राय। ठीक है। सिखों के 7वें गुरु थे हर राय। कब से कब टाइमलाइन याद रखेंगे? 1645 से 1661 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनके महत्वपूर्ण कामों में एक माना जाता है, इन्हीं के समय पर जो है ना, दारा शिकोह इनसे मिलने आया था। क्या? दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था उन्होंने। क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। ठीक है ना। दारा शिकोह के मिलने आने पर इन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था तुम्हारा। इस व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है तुम्हारी दारा शिकोह को मिलने पर, हाँ ठीक है। उसके बाद इनके समय पर एक ही महत्वपूर्ण काम है कि दारा शिकोह इन्हीं के समय पर आया था। ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब आ जाते हैं सिखों के 8वें गुरु। सिखों के 8वें गुरु बताएंगे जरा। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? हर राय के बाद कौन आएगा? हरि किशन आएंगे। कौन आएंगे? हरि किशन। ठीक है। ये महज 5 से 7 साल का बच्चा था, इसकी उम्र ज़्यादा कुछ नहीं थी इनकी। ठीक है ना। इनके डेट टाइमलाइन याद रखेंगे 1661 से लेकर के 1664 तक तो इनका शासनकाल रहता है। ठीक है। इनकी उम्र कितनी थी? उम्र थी मात्र, याद रखेंगे, 5 से 7 साल का ये बच्चा है। इनके एक बड़े भाई थे तेग बहादुर, उनको गद्दी पर नहीं बैठाया गया था इनको पहले। ये बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इन बच्चे की किससे हो जाती है मृत्यु? चेचक से मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। इनकी मृत्यु हो जाती है चेचक से, ये भी याद रखेंगे। मृत्यु होती है चेचक से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इन्होंने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। इन्होंने गुरु पद के बारे में समझाया। और औरंगजेब काफ़ी क्रूर शासक था, वो इनकी बात को तो समझा नहीं और छोटी उम्र होने के कारण में इनको मारा भी नहीं। ठीक है। तो इनके बड़े जो भाई थे, जो अगले बनेंगे तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा देगा। ठीक है ना। औरंगजेब उनकी हत्या करवा देगा। ठीक है। तो अगले आएंगे हरिकिशन के बाद सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु नाम बताएंगे। 9वें गुरु को क्या है? अभी बताया था मैंने, कमेंट में बताएं जरा क्या नाम है। तेग बहादुर। कौन है? तेग बहादुर। शासनकाल याद रखेंगे कब से कब तक रहेगा तेग बहादुर जी का? इनका शासनकाल रहेगा 1664 से 1675 को। ठीक है। इनकी हत्या करवाई थी किसने? औरंगजेब ने। इस्लाम न स्वीकार
स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया था। क्या? औरंगजेब द्वारा हत्या हो गई थी इनकी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये रहेगा, ठीक है ना। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। कहाँ करवाई थी? शीशगंज में। कहाँ? शीशगंज, गुरुद्वारे के पास, गुरुद्वारे के पास, ठीक है ना। शीशगंज गुरुद्वारे के पास इनको मरवा दिया। अब आगे देखते हैं तुम्हारा, सिखों के 9वें गुरु हो गए और अब आएंगे अंतिम गुरु। क्या? सिखों के अंतिम गुरु। सिखों के अंतिम गुरु कौन होंगे? 10वें 10th नंबर के गुरु होंगे अंतिम गुरु, जिसका हम नाम याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम रखेंगे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखेंगे अब क्या क्या है। इनका शासनकाल पहले याद रखेंगे 1675 से लेकर के 1708 तक इनका शासनकाल रहता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, कब से कब तक रहेगा? 1675 से 1708 तक रहेगा, ठीक है। और इसके बाद याद रखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था पटना में। कहाँ? पटना में। कब हुआ था? 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा, इन्होंने क्या काम किया था? पाहुल प्रणाली शुरू की थी इन्होंने, पाहुल प्रणाली शुरू करी। एक ये पॉइंट याद रखेंगे। चौथा पॉइंट क्या याद रखेंगे? आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। क्या? वर्तमान रूप दिया, ठीक है ना। आदि ग्रंथ के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। कमेंट में बताएंगे कौन से सिख गुरु के शासनकाल में आदि ग्रंथ की किस गुरु ने रचना करी है, ठीक है ना। उसमें 3 लोगों के नाम भी थे उन रचना में। किस किस के नाम थे जरा वो भी नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ को वर्तमान इन्होंने रूप दिया था, ठीक है। अब क्या इनके बारे में याद रखेंगे? इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। क्या? सच्चा पातशाह कहा, इनको सच्चा पातशाह कहा है, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखेंगे। अब उसके बाद उन्होंने क्या काम किया? इन्होंने 5 ककार दिए। क्या? 5 ककार, ठीक है ना। सिखों में अगर आपको सिख अगर समझा जा रहा है तो ये 5 लक्षण मिलेंगे, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह ने बताया था कि उन्होंने 5 ककार दिए जो कि अनिवार्य है एक सिख व्यक्ति को रखना अपने पास में। कौन कौन से हैं 5 ककार? ये याद रखेंगे। पहला बात रखेंगे, केस लंबे लंबे रखेंगे। केस, कच्छा, कंघा, कृपाण, और 5वां नाम बताएंगे जरा। 5वां नाम बताएंगे। केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। एक क्या नाम रखेंगे? कड़ा। ये 5 चीज़ें अनिवार्य कर दिया था इन्होंने कि आप कोई भी अगर सिख होगा ये 5 चीज़ें अपने पास रखेगा या अपने पास हाथों में पहनेगा। पगड़ी भी पहनते हैं। पगड़ी भी पहनने की परंपरा इन्हीं के समय आई थी तुम्हारी, क्योंकि केस लंबे लंबे होने की वजह से इन लोगों को पगड़ी पहनना पड़ा, ठीक है ना। अब आगे इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने नाम के अंत में सिंह शब्द, क्या? सिंह शब्द जोड़ने को कहा था इन्होंने, एक ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। नाम के लास्ट में इन्होंने सिंह शब्द जोड़ने के लिए भी इन्होंने कहा था। इनके सबसे इंपॉर्टेंट काम में आता है, क्या आता है तुम्हारा? खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। कौन से? खालसा पंथ शुरू किया। खालसा पंथ की स्थापना करी या शुरू किया, बात ये याद रखेंगे। कब किया तुम्हारा? 1699 में खालसा पंथ शुरू करिए हैं। 1699 में। कौन सा दिन था उस दिन? जरा बताएंगे जरा कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन, ठीक है ना। वैसाखी का दिन था जिस दिन खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी 1699 में। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके बारे में, और भी पॉइंट लिखेंगे।
कार्य देखते हैं इनके, तुम्हारे क्या कार्य देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के। कार्यस्थली कहाँ थी, कार्य स्थली, इनकी कार्यस्थली बताएंगे जरा कहाँ थी, और निवास स्थान कहाँ था, ये 2 पॉइंट बताएंगे। ठीक है, कार्यस्थली कहाँ थी बताएंगे जरा, पाओता, पाओता कार्यस्थली थी पाओता। ठीक है, निवास स्थान था आनंदपुर साहिब, कहाँ, आनंदपुर साहिब, ये यहाँ रहते थे। ठीक है ना, और कार्य इनका कार्यस्थली कहाँ थी, पाओता में थी तुम्हारी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है तुम्हारा। ठीक है, इन्होंने जफरनामा लिखा है, ये भी बात याद रखेंगे। जफरनामा लिखा कौन सी भाषा में है ये, जरा भी पॉइंट बताएंगे मुझे। फारसी भाषा में, किस में है, फारसी भाषा में। इसकी भाषा है फारसी, कौन सी, फारसी भाषा। ठीक है, फारस किसको बोलते हैं, ईरान को, यानी ईरानी भाषा में है ये तुम्हारी। ठीक है ना, इनकी हत्या किसने कर दी थी तुम्हारी, हत्या किसके द्वारा, गुल खां पठान के द्वारा। कब हुई हत्या इनकी, डेट बताएंगे पहले, 1708 में, 1708 में हुई है। ठीक है, कहाँ पर, नादेड़ में, कहाँ पर, नादेड़ में, नादेड़ में। ठीक है, 1708 में नादेड़ में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी हत्या तुम्हारी, गुल खां पठान द्वारा। किसके, गुल खां पठान द्वारा। ठीक है ना, इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, सारे बहुत इजीली वे में याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार इन सब चीज़ों को बार बार देखेंगे ना, तो याद आपको निश्चित रूप से हो जाएगा। और लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना, नोट्स बनाएं, इसके लिखने का प्रयास करें और नोट्स से रिवीजन करेंगे तो बहुत कम समय में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको सुपरफिशियल बनना है तो 2 गुना की स्पीड पर आप ये वीडियो भी सुन सकते हैं, उससे भी आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, हमारे सिखों के 10वें गुरु हो गए हैं, इनकी हत्या हो चुकी है। इनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों के बारे में भी अभी जानेंगे। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, नाम याद बताएंगे जरा, कौन कौन थे इनके पुत्र, कौन कौन थे जरा बताएंगे। इनके पुत्र थे कितने, इनके 2 पुत्र 2। ठीक है, 2 पुत्र को कौन कौन से थे, एक फतेह सिंह और एक का नाम था जोरावर। क्या नाम था, जोरावर। ये दोनों को, इन दोनों को, ठीक है, वजीर खां द्वारा, किसके द्वारा, वजीर खां द्वारा जो है तुम्हारे को दीवार में चुनवाया गया था। किसमें, दीवार में चुनवाया गया। ठीक है, अब इन दोनों की मौत का बदला भी एक व्यक्ति लेगा, जिसको हम बंदा बहादुर बोलते हैं। ये वजीर खां की हत्या कर देगा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये फतेह सिंह और जोरावर थे, वजीर खां के द्वारा दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया था। ठीक है, अब याद रख लेंगे, सारा टाइमलाइन याद रख लेंगे। सिखों के 10वें गुरु के बारे में आपको याद होनी चाहिए। जरा मैं एक बार फास्ट रिवीजन कराता हूँ टाइमलाइन के बारे में। सिखों के गुरुओं का टाइमलाइन बहुत मुश्किल से याद हो पाता है टाइमलाइन, हम एक बार याद करेंगे, देखते हैं। सिख गुरु टाइमलाइन लिखेंगे, ठीक है ना। पहले फर्स्ट कौन थे तुम्हारे, गुरु गोविंद सिंह, ये पता है आपको, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, पहले गुरु थे। दूसरे होंगे कौन, सेकंड नंबर पे कौन आएंगे जरा बताएंगे, अंगद। गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु नानक देव, सॉरी, मेरे को थोड़ा सा इन दोनों जनों के नाम में ना गुरु नानक तो एक जैसे ही नाम लगते हैं, मैं कभी कभी गलती से लिख देता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु नानक देव। ठीक है ना, और दूसरे गुरु होंगे अंगद। तीसरे गुरु जरा बताएंगे, तीसरे गुरु कौन होंगे, अमरदास। ठीक है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जरा बताएंगे कौन है, फोर्थ पे रामदास। रामदास कौन थे, बीबी भानी के पति थे। ठीक है, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ हो गए। अर्जुन उसके बाद आएंगे तुम्हारे 5वें नंबर पे, फिफ्थ अर्जुन। ठीक है, फिफ्थ अर्जुन हो गए। सिक्स्थ नंबर बताएंगे कौन होंगे, छठे कौन है गुरु, हरगोविंद। हरगोविंद। सातवें कौन थे जरा बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, हर राय। आठवें कौन होंगे, एट्थ गुरु बताएंगे जरा, आठवें कौन होंगे, कमेंट में लिखिए, आठवें हरि किशन।
ठीक है। उसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर, कौन होंगे? तेग बहादुर। और 10वें गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है। अब मैं सबकी लिख रहा हूँ टाइमलाइन, पहले ये भी याद कर लेंगे। पहले गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, दूसरे पे अंगद, तीसरे नंबर पर रहेंगे तुम्हारे अमरदास, उसके बाद आएंगे चौथे पे रामदास, पाँचवें पे आएंगे गुरु अर्जुन, छठे पे आएंगे हरगोविंद, सातवें पे आएंगे हरराय, आठवें पे आएंगे हरिकिशन, 9वें पे आएंगे तेग बहादुर और 10वें पे आएंगे गुरु नानक देव। अब एग्जामिनर अभी कभी भी अब सवाल तुमसे पूछ सकता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है इसमें से किस गुरु के शासनकाल को क्रम में दर्शाएं, किसका बाद पहले रहा किसका बाद में रहा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं ये चार्ट याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। गुरु नानक देव का जरा बताएंगे शासनकाल कब से कब तक रहा है, बताएंगे गुरु नानक देव का? गुरु नानक देव का मैंने टाइमलाइन उसमें लिखवाया नहीं था। ठीक है ना। गुरु नानक देव जी का टाइमलाइन ऐसे है नहीं, ठीक है, दिया नहीं है बुक्स में। ठीक है। गुरु अंगद का टाइमलाइन देखते हैं, 1539 से 1552 तक। फिर 1552 से इनका गुरु अमरदास का 1552 से लेकर के 1574 तक। ठीक है। उसके बाद गुरु रामदास का कब तक? 1574 से लेके 1581 तक का लिखेंगे। फिर गुरु अर्जुन का लिखेंगे 1581 से लेकर के 1606 तक, ये लिखेंगे गुरु अर्जुन का शासनकाल। फिर हरगोविंद सिंह का कब था? 1606 से लेके 1645 तक, ये शासनकाल रहा है गुरु हरगोविंद सिंह का। और फिर गुरु हरराय का कब रहा है? 1645 से लेके 1661 तक रहा है तुम्हारा गुरु हरराय जी का शासनकाल। हरिकिशन का कब से कब तक रहा है? 1661 से लेकर के 1664 तक शासनकाल रहा है गुरु हरिकिशन जी का। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शासनकाल कब तक रहा है? 1664 से लेकर के 1675 तक शासनकाल रहा है गुरु तेग बहादुर जी का। और फिर उसके बाद आता है सिखों के अंतिम गुरु गुरु नानक देव, इनका रहता है तुम्हारा 1675 से लेके 1708 तक। ठीक है ना। बात समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया आपका सिख संप्रदाय खत्म एक तरह से। सिख संप्रदाय में जो जो व्यक्ति थे। अब जो आएगा बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। ये व्यक्ति थोड़ा सा साहसिक रूप से देखा जाए बहुत साहसी था। इस व्यक्ति ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। अभी सिख संप्रदाय खत्म नहीं हुआ है, आप मतलब सिखों के गुरुओं की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। अब बात हेडिंग डाल लीजिएगा बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बंदा बहादुर, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, इसी ने वजीर खां की हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में गुस्सा था। इन दोनों बच्चों को इसने क्या कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को इसने दीवार में चुनवा दिया था, उसी का बदला इसने लिया था। ठीक है ना। इसका जन्म कब होता है? 1670 में पुंछ जिला, कहाँ? पुंछ जिला राजौली में। कहाँ पर? राजौली में। यह बात याद रखेंगे, पुंछ जिला राजौली में इसका व्यक्ति का जन्म होता है। ठीक है। बचपन का नाम था इनका लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास। ठीक है ना। बचपन का नाम है, क्या है? बचपन का नाम। ठीक है। इनका नाम रहेगा, बचपन का नाम रहेगा लक्ष्मण दास। पिता कौन थे? रामदेव भारद्वाज थे। कौन थे? रामदेव भारद्वाज इनके फादर थे। ठीक है। रामदेव भारद्वाज पिता थे इनके। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? ये व्यक्ति का उद्देश्य था, सिंपल सी भाषा में याद रखेंगे, इसका उद्देश्य था सिख राज्य स्थापित करना। क्या उद्देश्य था? सिख राज्य स्थापित करना। इस व्यक्ति का उद्देश्य इन्होंने बना लिया था सिख राज्य स्थापित करने की। इनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी बताएंगे जरा। लोहागढ़। कहाँ थी? लोहागढ़। राजधानी थी इनकी लोहागढ़। इन्होंने सिक्के चलाए थे, 2 सिक्के चलाए। कौन कौन से सिक्के चलाए हैं जरा बताएंगे? एक गुरु नानक देव के नाम पर, गुरु नानक देव, और तुम्हारा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के पहले और अंतिम गुरु हैं, उनके नाम पर सिक्के चलाए, नाम पर। ठीक है ना। इन दोनों जने के नाम पर इन्होंने सिक्का भी चलाया है तुम्हारा। ठीक है ना।
इसने क्या किया था तुम्हारा, आप लोग जानते हैं शहादरा एक जगह पड़ती है, ठीक है, दिल्ली में ही। शहादरा को कत्ल घड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या इसने क्या किया था, इसने शहादरा में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा। क्या, मौत के घाट उतारा, ठीक है। इसने हजारों सैनिकों को मौत के घाट शहादरा में उतारा था, इसीलिए हम शहादरा को जो है ना कत्ल घड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कत्ल गढ़ी बोलते हैं हम लोग। शहादरा को कत्ल गढ़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कत्ल गढ़ी के नाम से कौन सी जगह फेमस है, शहादरा फेमस है कत्ल गढ़ी के नाम से तुम्हारा, ठीक है ना। इसने वजीर खां की हत्या करी, मैंने बताया था, वजीर खां की हत्या की, ठीक है ना, वजीर खां की इन्होंने हत्या कर दी थी तुम्हारी। बंदा बहादुर का याद रखेंगे, मृत्यु भी हो जाती है इनकी मृत्यु कब होती है तुम्हारी। ये किस उद्देश्य से व्यक्ति आया था, सिख राज्य स्थापित करने का। ये चाहते थे कि पूरा का पूरा सिख राज्य एक हो, ठीक है ना, एक हो। लेकिन जैसी बंदा बहादुर मरता है, सिख राज्य कई सूबों में टूट जाता है, छोटे छोटे, ठीक है। फिर उन हम सूबों को भी देखेंगे जिसको हम मिसल बोलते हैं, ठीक है ना। मिसल मतलब समान होता है, 12 मिसलों में बट जाएगा सिख राज्य पूरा, ठीक है। इसमें सुकरचकिया मिसल बहुत आगे जाकर के फेमस हो जाएगा। उसी से सुकरचकिया मिसल के महंत सिंह जो थे तुम्हारे, फिर उनका देखेंगे अब कार्यकाल कैसे कैसे रहेगा, ठीक है। पहले इनकी मृत्यु देखते हैं तुम्हारा। महासिंह के यहाँ उनका जन्म होता है, किसका, आपका महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। उनकी कहानी पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो मैं कभी नहीं डाला करूँगा, ठीक है। अगर 1 घंटे की मुझे वीडियो डालनी है तो मैं रेगुलर बेसिस पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1716 में। कब, 1716 में। कौन मरवाता है इनको, फर्रुख सियर, ठीक है ना, फर्रुख सियर द्वारा हत्या। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो फर्रुख सियर ने। किसने, फर्रुख सियर, ठीक है ना। कहाँ पर हुई थी हत्या इनकी, 1716 में। ये भी याद रखेंगे, जगह का नाम, जगह कौन सी थी तुम्हारी, गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। इनको भी मरवा दिया जाता है गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर, ठीक है ना, गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर, ठीक है। इनको मरवा दिया जाता है। अब इनकी मृत्यु के बाद, इनकी हत्या के बाद सिख जो है तुम्हारा, सिख कई सूबों में बढ़ जाता है। क्या, कई सूबों में बट जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ इसे, ठीक है। बंदा बहादुर के बारे में एक बार रिवीजन कर लीजिए। बंदा बहादुर का जन्म 1617 में हुआ था, पुंछ जिला राजौली में। पिताजी का नाम, बचपन का नाम इनका लक्ष्मण दास था, और पिताजी थे रामदेव भारद्वाज थे तुम्हारे। उद्देश्य था सिख राज्य स्थापित करने का। राजधानी लोहागढ़ बनाई थी। 2 सिक्के चलाए थे, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, ठीक है ना। फर्रुख सियर ने इनकी हत्या करवा दी थी 1716 में गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर। इनके बाद सिख कई सूबों में बट गया था तुम्हारा। शहादरा में इन्होंने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था, इसलिए शहादरा को कत्ल घड़ी के नाम से जाना जाता है तुम्हारा। जो फतेह सिंह और जोरावर की हत्या का इन्होंने बदला लिया था, वजीर खां की इन्होंने हत्या कर दी थी तुम्हारी, ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, द एंड, ठीक है। पार्ट 3 आएगा बहुत जल्दी, ये पार्ट 2 है। वीडियो कंप्लीट हो गया, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक मैं बिल्कुल पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे हम लोग कोचिंग क्लासेस वगैरह में लेते हैं। ये समझ लीजिए आपको फ्री में बिल्कुल क्लासेस मिलेंगी, और मैं एक एक करके सारे टॉपिक ख़त्म करूँगा, ठीक है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री है, अभी मेरा पॉलिटी बीच में चल रहा था, मैंने उसे बंद किया। मैं पॉलिटी को फिर से स्टार्ट करूँगा, वो भी इस फॉर्मेट में ही अब हम चलेंगे, ठीक है। साइनिंग ऑफ, आज की वीडियो इतनी ही।